एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और रिहाई से जुड़ा मामला इस समय देश की सबसे चर्चित कानूनी बहसों में से एक बन चुका है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुवाद की सटीकता और कानूनी प्रक्रिया जैसे बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा की एक घटना हुई। उस दिन कुछ जगहों पर तनाव बढ़ा और हालात बिगड़ गए। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर को पुलिस ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया। सरकार का कहना था कि उनके भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट ने युवाओं को भड़काया और इससे शांति भंग हुई, क्योंकि जिस दिन हिंसा हुई उससे कुछ दिन पहले से ही सोनम वांगचुक लद्दाख की मांगों को लेकर अनिश्चितकाल की भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों में ऐसे संकेत दिए जिससे लद्दाख में नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। केंद्र की ओर से अदालत में यह कहा गया कि वो संवेदनशील बॉर्डर एरिया में लोगों को उकसा रहे थे। सरकार का तर्क था कि पाकिस्तान और चीन से सटे इलाके में इस तरह की बातें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। इसीलिए जिला मजिस्ट्रेट ने हालात को देखते हुए हिरासत में उन्हें लेने का फैसला लिया। सरकार ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते थे और ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसा केंद्र सरकार का कहना था। यह बयान काफी चर्चा में रहा। सरकार का कहना था कि उनके भाषणों में सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा दिखता है। इसके बाद 3 फरवरी को सरकार ने अदालत में यह दोहराया कि वांगचुक को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़का रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि NSA के तहत हिरासत का आदेश देने से पहले सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। उधर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस कार्रवाई को गलत बताया। 12 जनवरी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अदालत ये जांच करे कि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से सही तरीके से हिरासत में रखा गया है भी या नहीं। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि जिन 4 वीडियोस के आधार पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया वो उन्हें दिए ही नहीं गए। अगर किसी व्यक्ति को यह ना बताया जाए कि उनके खिलाफ कौन सा सबूत है तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। कपिल सिब्बल का कहना था कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पत्नी गीतांजलि अंगमो ने यह भी कहा कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के लिए किसी भी तरह से वांगचुक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये बताया कि सोनम वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया पर हिंसा की निंदा की थी और ये कहा था कि इससे लद्दाख की कई साल की शांतिपूर्ण कोशिशों को नुकसान होगा। उनके मुताबिक वो दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। इस बीच 9 फरवरी को सरकार ने अदालत में यह कहा कि वांगचुक बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जोधपुर में एम्स में अच्छा इलाज मिल रहा है। सरकार का कहना था कि हिरासत के दौरान उनकी करीब 24 बार मेडिकल जांच की गई है। उन्हें केवल हल्की पाचन संबंधी समस्या थी जिसका इलाज जारी है। सरकार ने यह भी साफ किया कि केवल पाचन समस्या के आधार पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। अगर इस आधार पर रिहाई दी गई होती तो भविष्य में अन्य लोग भी इस तरह की मांग करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन कारणों से उन्हें हिरासत में लिया गया था वो अभी भी मौजूद हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराळे की बेंच ने सरकार से कई सीधे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि वांगचुक के भाषणों को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ युवाओं ने गलत रास्ता अपना लिया है और वो खुद इससे हैरान है। अदालत ने पूछा कि फिर इन बयानों को हिंसा से सीधे कैसे जोड़ा जा रहा है। सबसे अहम सवाल तब उठा जब सरकार ने वांगचुक के भाषणों के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखित रूप अदालत में जमा किए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने जिन कुछ शब्दों को वांगचुक से जोड़ा है वो उन्होंने कभी कहे ही नहीं। उन्होंने पूछा कि डिटेंशन ऑर्डर में जो पंक्तियां लिखी हैं वो कहां से आई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र से ये पूछा कि वीडियो के साथ सही और सटीक अनुवाद क्यों नहीं दिया गया।
अदालत ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। ऐसे में अनुवाद कम से कम 98% तक सटीक होना चाहिए। अगर ट्रांसक्रिप्ट में गलत शब्द जोड़ दिए जाएं तो इससे किसी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई का आधार बन सकता है, जो न्याय संगत नहीं है। यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से यह कहा कि उन्हें भाषण का असली और सही ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। नटराज ने जवाब दिया कि ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के लिए अलग विभाग होता है और वो इस मामले में विशेषज्ञ नहीं है। अदालत ने संकेत दिया कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेगी। सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि अगर भाषण में हिंसा की निंदा की गई है तो उसमें उकसावा कहां है। अदालत ने कहा कि भाषण पढ़ने से ऐसा तो नहीं लगता कि वांगचुक युवाओं को भड़का रहे हैं, बल्कि वो खुद इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे मामले में दो बड़े पक्ष सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का कहना कि संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में दिए गए बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ वांगचुक और उनका परिवार कहता है कि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है। फिलहाल सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में है। सरकार का कहना है कि उन्हें पूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है और वो स्वस्थ हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी और वकील कहते हैं कि उन्हें सही प्रक्रिया का मौका नहीं मिल रहा और उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं वो अधूरे या गलत अनुवाद पर आधारित है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या अदालत सरकार से और सख्त जवाब मांगेगी? क्या सही ट्रांसक्रिप्ट आने के बाद स्थिति बदलेगी या फिर सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा वाला तर्क भारी पड़ेगा? कुल मिलाकर यह मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई तक का नहीं है, ये इस बात की भी परीक्षा है कि कानून, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अदालत का यह सवाल कि सही अनुवाद क्यों नहीं दिया गया, इस पूरे विवाद का सबसे अहम बिंदु बन गया है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि सच किस तरफ है और न्याय किस दिशा में जाता है।